नमस्कार सभी को। दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ हो रही है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। हालांकि कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे थे कि अमेरिका कभी भी वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन वो अटैक इतना सीवियर होगा कि कुछ मिनटों में वेनेजुएला के राष्ट्रपति तक को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले आया जाएगा। ये किसी ने नहीं सोचा था और इसीलिए इसको द ग्रेटेस्ट मिलिट्री गैम्बल कहा जा रहा है। हुआ क्या है, 3 जनवरी 2026 की सुबह जब दुनिया नए साल के जश्न से बस बाहर आ ही रही थी, तभी वेनेजुएला की राजधानी कैरकस धमाकों से दहल गई। अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी मिसाल मॉडर्न डिप्लोमेसी में आपको कहीं देखने को नहीं मिलती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अमेरिका का स्पेशल फोर्स जो है डेल्टा फोर्स, उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस दोनों को हिरासत में ले लिया है और उन्हें कैरकस से सीधे न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर लाया जा चुका है। और इतिहास में शायद ही ऐसा कभी देखा गया होगा, या आप कह सकते हैं कि ये पहली बार हो रहा है जब किसी देश के सिटिंग हेड को एक दूसरा सुपर पावर देश उसके देश से उठा के सीधे अपने देश के जेल में डाल रहा है। तो पहले मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूं कि कब क्या क्या हुआ, फिर उसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों अमेरिका ने अटैक किया, वेनेजुएला आगे क्या करेगा, क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, सारी चीजें हम समझेंगे। तो हुआ क्या है, 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात को करीब 2 बजे के आसपास अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के 150 से अधिक विमानों ने उत्तरी वेनेजुएला के आकाश को घेर लिया और इस मिशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और पेंटागन के अनुसार F-22 रैपर्स, F-35 लाइटनिंग और B-1B लांसर बमर्स ने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया। और इसके तुरंत बाद 160वें ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट के हेलीकॉप्टरों ने प्रेसिडेंट मदुरो के निजी परिसर यानी कि फोर्ट तियोना पर हमला करना शुरू कर दिया। यह ऑपरेशन इतना सटीक था कि महज 30 मिनट के भीतर मदुरो को हथकड़ी लगा के न्यूयॉर्क के लिए रवाना कर दिया गया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर मदुरो की एक फोटो भी शेयर की है जिसमें वो एक यूएस वारशिप पर आंखों पर पट्टी बांधे हुए नजर आ रहे हैं। तो आई होप अभी आप टाइमलाइन समझ गए होंगे। अब आप चलिए रीजन की तरफ। हालांकि ट्रंप प्रशासन इस आक्रामक हमले के पीछे जो तर्क दे रहा है वो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रहा है, क्योंकि अमेरिका के अनुसार मदुरो एक क्रिमिनल फ्यूजिटिव हैं। उनके ऊपर कार्टेल ऑफ द सन्स चलाने का आरोप है और अमेरिका में बड़े पैमाने पर कोकीन की तस्करी करने का भी आरोप है। व्हाइट हाउस का कहना यह है कि यह हमला प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस के लिए किया गया ताकि अमेरिका के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसको पहले से ही रोका जा सके। इसके अलावा अमेरिका का आरोप यह भी है कि पिछले साल जो वेनेजुएला में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें मदुरो ने धांधली करके जीता था चुनाव और अमेरिका उनको मान्यता भी नहीं देता। तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि अमेरिका ने आरोप क्या लगाया है। एक तो कि अमेरिका के अंदर मदुरो की जो गवर्नमेंट है वो ड्रग्स और कोकीन सप्लाई कर रही है, उसकी तस्करी कर रही है। दूसरा ये कि वहां पे वेनेजुएला के अंदर फेयर चुनाव भी नहीं हुआ है, इन्होंने धांधली से चुनाव जीता है। हालांकि ये अमेरिका को लाइसेंस नहीं दे देता है कि आप किसी भी देश पे अटैक करके वहां का जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उसको आप इस तरीके से कैप्चर कर लो। खैर चलो, फिर भी हम मान के चलते हैं कि अमेरिका जो बात कह रहा है वो उसका तर्क सही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी सवाल ये उठता है कि अमेरिका सच में इतना अच्छा हो गया है कि केवल ड्रग्स के लिए और लोकतंत्र की लड़ाई के लिए वेनेजुएला पे उसने अटैक किया है, या ये बस बहाना है, इसके पीछे कारण कुछ और है। देखो, कारण तो जाहिर सी बात है कुछ और है, सबको पता है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। करीब 303 बिलियन बैरल का इनका ऑयल रिजर्व है और ये सऊदी, यूएई वगैरह की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा है और अमेरिका की इस पे नजर थी। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा कि वेनेजुएला ने हमारा तेल चुराया है और अब अमेरिकी कंपनियां वापस वहां पर जाके ऑयल प्रोडक्शन शुरू करेंगी। तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि दरअसल ड्रग्स और लोकतंत्र तो बहाना था, अमेरिका को वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व चाहिए। और दूसरा रीजन जो मैं आपको अगर इस अटैक का बताऊं तो वो कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट भी है। दरअसल मदुरो सरकार पिछले कई सालों से रसिया, चाइना और ईरान के काफी करीब जा चुकी थी। रूस वहां पे मिलिट्री सपोर्ट देता था, चीन से बड़े निवेशक वहां पे जा रहे थे, ईरान तेल बेचने में मदुरो की मदद कर रहा था। यानी कि अमेरिका के बैकयार्ड में जो अमेरिका के 3 सबसे बड़े दुश्मन या कंपटीटर हो सकते हैं, रसिया, चाइना, ईरान, तीनों की मौजूदगी थी जो वाशिंगटन को लंबे समय से खटक रही थी। इस हमले के जरिए ट्रंप ने बीजिंग और मॉस्को को सीधा मैसेज दिया है कि जो पश्चिमी गोलार्ध है, जो अमेरिका का बैकयार्ड है, उस पे केवल अमेरिका का वर्चस्व रहेगा। हालांकि ये वर्चस्व बनाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि मदुरो के जाने के बाद वेनेजुएला में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शुरू हो सकता है जिसके चांसेस बहुत हाई हैं। हालांकि फिलहाल के लिए वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने जो वहां के उपराष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। हालांकि डेल्सी ने मदुरो की गिरफ्तारी को बर्बर किडनैपिंग बताया है। तो अब आगे वेनेजुएला का फेट क्या होगा ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे दिलचस्प बात यह भी है कि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अभी के लिए वेनेजुएला को रन करेगा। इसका मतलब ये है कि वहां पे एक यूएस बैक्ड ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल कंट्रोल अमेरिकी मिलिट्री और सिविल अफेयर यूनिट्स के पास रहने वाला है। अगर इस अटैक के बाद हम प्रतिक्रिया की बात करें तो इस घटना को लेकर पूरी दुनिया से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रसिया और चीन दोनों देशों ने इसको टेररिस्ट एक्ट और संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और वहीं यूएन ने, यानी कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल
एंटोनियो गुटरेस ने इसे एक खतरनाक मिसाल, डेंजरस प्रेसिडेंट बताया है। और अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो वहां के सारे देश इस समय डरे हुए हैं। ब्राजील और कोलंबिया ने चेतावनी दी है कि इस तरीके के काम से, इस अटैक से एक रिफ्यूजी क्राइसिस पूरे लैटिन अमेरिका में शुरू हो सकता है। हालांकि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, ये कल को ब्राजील और कोलंबिया पे भी इस तरीके का अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कानून की बात करें तो कानूनी तौर पे अमेरिका का अटैक यूएन चार्टर के नॉन इंटरवेंशन सिद्धांत का उल्लंघन है। किसी भी संप्रभु देश के प्रमुख को इस तरीके से गिरफ्तार करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाना है। यहाँ तक कि अमेरिका के भीतर जो डेमोक्रेटिक सांसद है वो भी इसको इलीगल वार कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि यूएन ने कहा है कि अमेरिका ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जिसको कल को रसिया और चाइना भी फॉलो कर सकते हैं। रसिया अपने बैकयार्ड में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए उसने खैर यूक्रेन पे तो अटैक किया है। मान लो कल को वो जेलेंस्की को किडनैप करके रसिया में उनका ट्रायल चलाएं, या फिर ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको चाइना किडनैप करके कोई सा भी आरोप लगा के, आरोप तो खैर कुछ भी लगाया जा सकता है, उसके बाद उनका ट्रायल चाइना में शुरू करे। तो इन सारी चीजों के होने की पॉसिबिलिटी अब बहुत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अमेरिका ने खुद एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है। जब सुपर पावर खुद रूल बेस्ड ऑर्डर की ऐसे धज्जियां उड़ाएंगी तो फिर रसिया और चाइना कहां रुकने वाले हैं। और ये अटैक 1989 में हुए ऑपरेशन जस्ट कॉज की भी याद दिलाता है, जब अमेरिका ने पनामा के राष्ट्रपति मैनुअल नोरियागा को ड्रग्स के आरोपों में पकड़ा था। लेकिन बात वही है कि 2026 की दुनिया 1989 की दुनिया से बहुत अलग है। आज रसिया, चाइना, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डायरेक्ट पावर के मामले में यूएस को टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में इस तरीके का एग्जाम्पल सेट करना विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है। और वेनेजुएला के पास जो तेल की शक्ति है वो पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। खतरा ये है कि अमेरिका यहाँ पे एक लंबी और महंगी जंग में भी फंस सकता है। इराक और अफगानिस्तान का अनुभव हमें बताता है कि किसी भी देश में घुसना आसान होता है, लेकिन वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखना या वहाँ से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका वापस से वही गलती दोहराने जा रहा है और अपने टैक्स पेयर का पैसा वेनेजुएला के पुनर्निर्माण में खर्च करने वाला है। ये एक बड़ा सवाल है। अब अगर आप भारत का पर्सपेक्टिव देखो कि भारत के लिए ये अच्छी खबर है या बुरी खबर, हम ना तो इसको अच्छा कह सकते हैं ना तो बुरा। थोड़ा अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। अच्छा क्यों है? क्योंकि अगर वेनेजुएला का तेल मार्केट में वापस आता है और सप्लाई बढ़ती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, इसलिए ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक राहत की बात हो सकती है। अगर वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शन हट जाते हैं, भले ही अमेरिकी कंपनियां ऑपरेट कर रही हो, लेकिन वेनेजुएला का तेल मार्केट में आता है तो। दूसरा, बुरी बात क्यों है? क्योंकि भारत हमेशा से हर देश के संप्रभुता का सम्मान करने की बात करता है। ऐसे में अमेरिका के इस एक तरफा कदम का समर्थन करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने फिलहाल भारतीयों को वेनेजुएला की यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी की है, लेकिन भारत सरकार का इस पूरे घटना पे क्या कमेंट आता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो अमेरिका ने शुरू किया है, ये केवल मिलिट्री मिशन नहीं है जो एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है, एक ऐसा दौर जहां पे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाएं शायद अब उतनी प्रभावी नहीं रहेंगी जितनी वो पहले हुआ करती थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर कल को कोई और देश इसी तर्क पर किसी दूसरे देश के प्रमुख को गिरफ्तार करने लगे तो दुनिया में शांति कैसे बचेगी, आप ये सोचो। इसलिए सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ट्रम्प का ये नया अमेरिका दुनिया को सुरक्षा दे रहा है या हमें एक बड़े वैश्विक अस्थिरता की ओर धकेल रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, अमेरिका जो रीजन दे रहा है ड्रग्स की सप्लाई रोकना या लोकतंत्र बहाल करना, उसके लिए वेनेजुएला पे अटैक करना सही तरीका है, या आपको लगता है इसके पीछे अमेरिका के तेल की प्यास है? जो भी आपकी राय है लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोस हम आपके लिए ला पाएं।